हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। हम पढ़ रहे थे द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा। 4 ब्रॉन्ज एजेस आई थी हमारी। कौन कौन सी? हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और एक आई थी लास्टली आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इस पूरे चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट सिविलाइजेशन आई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वही हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, उसके सोर्सेज हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो क्या क्या सोर्सेज थे आपके? ग्रेट बाथ, सीटाडेल, सील्स, बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल मिली थी, डॉकयार्ड, स्क्रिप्ट, ये सभी आपके क्या थे? सोर्सेस थे कि हमें इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्या क्या चीज़ें हमें मिली उस खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशंस के दौरान, वो सब हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा था सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। तो उन थ्योरीज को फॉरेन ओरिजिन और इंडिजिनियस ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। वो थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। साथ ही ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये कुछ साइट्स दी हुई हैं, हड़प्पन साइट्स, ठीक है, और किस ईयर में इनकी खुदाई हुई थी, और उन खुदाई जिन लोगों ने करी थी, कोई एक तो करेगा नहीं, बहुत सारे लोग होते, तो उस ग्रुप का लीडर कौन था, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हमें स्टार्ट करना है आपका न्यू टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन जो थी कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, हमें ये स्टार्ट करना है। तो ये है आपका पार्ट 3। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए। द एंटायर एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड वॉज द लार्जेस्ट एरिया अमंगेस्ट द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पूरा एरिया है, जितने भी एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ है, वो शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल शेप है। और अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसने कवर किया हुआ है। और जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली सिविलाइजेशन यही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पे? ऑन द सी कोस्ट ऑफ साउथ बलूचिस्तान, ठीक है, साउथ बलूचिस्तान के नदी किनारे है, समुद्र के किनारे वेस्ट में सुतका गेंडोर है। आलमगीरपुर है, कहाँ पर है? ईस्ट में, ठीक है। डायरेक्शंस बताई हुई कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो आपका वेस्ट में है सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर है आपका ईस्ट में, ठीक, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है ये आलमगीरपुर। मांडा यानी कि जम्मू में है, नॉर्थ में हो गया। और आपका साउथ में है नर्मदा एस्ट्यूरी के पास भागत्रव। तो इस तरीके से ये फैला हुआ है आपका, ये एक्सटेंट है इस सिविलाइजेशन का। द हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हड़प्पन कल्चर ने पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इन एरियाज को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, ठीक। कॉन्सिक्वेंट टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पार्टीशन हुआ था उसके साथ क्या हुआ? द मेन सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदड़ो एंड सुतका गेंडोर आर नाउ इन पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, तो इसके जो मेन सेंटर्स थे सिविलाइजेशन के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदारो और सुतका गेंडोर, ये सब पाकिस्तान में चले गए, ठीक। ये सभी कंट्रीज अब कहाँ पर हैं? ये सिविलाइजेशंस पाकिस्तान में ही हैं। सम ऑफ द सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन इंडिया आर, अब इसी सिविलाइजेशन के कुछ सेंटर्स इंडिया में भी हैं, बट ये जो मेन वाले थे ना, वो हमारे कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इंडिया में कौन कौन सी जगह है? मांडा, बनावली, कालीबंगन, आलमगीरपुर, लोथल, रूपड़ एंड रंगपुर, ये सब इंडिया में है। इन रिसेंट ईयर्स, लास्टली कुछ ईयर्स में क्या हुआ है? मैनी मोर एक्सटेंशंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन गुजरात एंड पंजाब हैव बीन डिस्कवर्ड। लास्टली कुछ ईयर्स में क्या हुआ है? इस सिविलाइजेशन के और एक्सटेंशंस पाए गए हैं, यानी कि और न्यू साइट्स मिली हैं। कहाँ मिली हैं? गुजरात और पंजाब में इनकी खोज हुई है। धोलावीरा इन गुजरात इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम। जो नई एक्सटेंशंस यानी कि नई साइट्स मिली हैं, उसमें गुजरात में धोलावीरा है, वो न्यू है, ठीक है। द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर, अब हम टोटली अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट साइट्स कौन कौन सी हैं? मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन एंड लोथल, ये आपकी कुछ बड़ी साइट्स हैं, ठीक। ये था आपका किस तक कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसमें आपका मेनली आपको याद करना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। फिर आती है आपकी अर्बन प्लानिंग, यानी कि उनकी शहरी प्लानिंग कैसी थी। ये जो हड़प्पन सिटीज़ थी ना, जितनी भी साइट्स थी, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। इनका बनाने का जो तरीका था बहुत लॉजिकली और अच्छे से बनाया गया, वेल प्लान्ड वे में बनाया गया। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाया गया था, और हर चीज़ का रीज़न है। तो
तो हड़प्पन सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ आर, जितनी भी हड़प्पन सिटीज़ हैं उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक है हड़प्पा, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, ठीक, यानी कि पंजाब का कोई मोंटगोमेरी जिला है, वहाँ पर है ये हड़प्पा। और मोहनजोदारो है लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, नाउ बोथ इन पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में ही हो गई हैं। बताया ना अभी यहाँ पर एक्सटेंट में हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो हड़प्पा जो है पंजाब के मोंटगोमेरी जिले में है और मोहनजोदारो जो है सिंध के लरकना डिस्ट्रिक्ट में है। दीज टू सिटीज़ आर लिंक्ड बाय द रिवर इंडस, ये दोनों जो शहर हैं वो इंडस रिवर से जुड़े हुए हैं, सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। एंड हेंस द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इसकी जो दो मेन सेंटर्स हैं, दो मेन सिटीज़ हैं, कौन सी, हड़प्पा और मोहनजोदारो, वो इंडस रिवर से जुड़ी हुई हैं। अ थर्ड सिटी लाइज एट, थर्ड सिटी है चन्हुदारो, अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के साउथ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है चन्हुदारो। फोर्थ सिटी है लोथल, गुजरात में है, ये कहाँ पर है, गुल्फ ऑफ कम्बे के हेड पर है, यानी कि ऊपर है। द फिफ्थ सिटी लाइज एट कालीबंगन इन नॉर्थन राजस्थान, कालीबंगन नॉर्थन राजस्थान में है, पांचवा शहर ये हो गया। और सिक्स्थ है बनावली, जो आपके हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिचुएटेड है। हड़प्पन कल्चर हैज़ बीन फाउंड इन इट्स मैच्योर एंड फ्लरिशिंग स्टेज नॉट ओनली इन दी सिक्स सिटीज़ बट ऑल्सो इन दी सिटीज़ ऑफ सुतका गेंडोर एंड सुरकोतड़ा, ईच ऑफ विच हैज़ अ सीटाडेल। हड़प्पन कल्चर हैज़ बीन फाउंड इन इट्स मैच्योर एंड फ्लरिशिंग स्टेज, हड़प्पन कल्चर ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग एज में मिला हमें या फिर कुछ डेवलपिंग स्टेज में मिला, बिल्कुल मैच्योर स्टेज में मिला हमें, और फ्लरिशिंग स्टेज में यानी कि फल फूल रहा था ऐसी स्टेज में मिला। सिर्फ इन्हीं 6 शहरों में नहीं बल्कि और भी सिटीज़ थी, जैसे सुतका गेंडोर की सिटीज़ में, सुरकोतड़ा की शहरों में भी ये हड़प्पन कल्चर देखने को मिला। और वहाँ पर क्या है, सीटाडेल है, सीटाडेल बताया था ना, ऊंचा एरिया जो होता है। द लेटर हड़प्पन फेज हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन रंगपुर इन काठियावाड़ इन गुजरात, गुजरात में काठियावाड़ में रंगपुर है, वहाँ पर भी लेटर हड़प्पन फेज देखा गया, यानी कि मोर डेवलप्ड फेज वहाँ पर हड़प्पा का देखा गया। ruins ऑफ मोहनजोदारो वर डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980, जो मोहनजोदारो के ruins हैं यानी कि जो अवशेष बच गए हैं मोहनजोदारो के, वो उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया 1980 में, यानी कि मोहनजोदारो के जो ruins हैं जहाँ भी हैं वो 1980 में क्या घोषित कर दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक। ये है हड़प्पन सिटीज़। अब इनकी जो अर्बन प्लानिंग थी उसके बारे में, उसके कुछ फीचर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फीचर्स में क्या बोल रहा है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इट्स अर्बन प्लानिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, उसकी अर्बन प्लानिंग, यानी कि शहरी नियोजन जो उन्होंने किया था। इंडस सिटीज डिफर्ड फ्रॉम द सुमेरियन सिटीज इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन मॉडर्न इराक, क्या, जो इंडस सिटीज थी यानी कि सिंधु नदी के पास जो भी शहर थे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो सुमेरियन सिटीज़ हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं, ठीक। While the Sumerian cities developed around the temple and followed a circular pattern, the Indus cities followed a grid pattern. अब जो सुमेरियन शहर थे, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कुछ सुमेरियन सिटीज़ हैं, तो वो जो है वो टेम्पल के चारों तरफ डेवलप थी, टेम्पल के चारों तरफ आएंगी तो सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा, जबकि जो इंडस सिटीज़ थी वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी, यानी कि इस तरीके से जैसे ग्रिड बनती है ना, ये ऐसा पैटर्न फॉलो करती थी। दिस इज इंडिकेटेड बाय द रेगुलरिटी ऑफ द डिविजन्स, द अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रीट्स, द प्लानिंग ऑफ द हाउसेज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स विद द प्रोविजन फॉर थोरोफेयर्स। क्या, अब हमें पता कैसे चलता है कि ग्रिड पैटर्न था, क्योंकि डिविजन्स जिस तरीके से उन लोगों ने किए हुए थे, स्ट्रीट्स का अलाइनमेंट जो किया हुआ था, हाउसेस की प्लानिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स किस तरीके से बनाई गई हैं, उन सब को देखते हुए हमें पता चलता है कि उन्होंने ग्रिड पैटर्न फॉलो किया था। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं उनके टाउन प्लानिंग की, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, हर शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो रेज्ड एरिया होता है उसे सीटाडेल बोला गया और एक था लोअर टाउन, ठीक। Citadel owed its height to the buildings which were constructed on mud brick platforms. Citadel की हाइट कैसे आती थी, क्योंकि Citadel owed its height to the buildings. Citadel की जो हाइट थी ना वो कैसे आती थी, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग्स को कहाँ बनाया जाता था, मड के ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था, यानी कि मान लीजिए इतना ऊंचा मड का ब्रिक का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उस पर ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो उसकी हाइट आ गई, तो इसे हम सीटाडेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीटाडेल। द सीटाडेल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन बाय अ वॉल। अब लोअर टाउन जो था उससे सीटाडेल को सेपरेट किया जाता था, तो एक वॉल बनी रहती थी, ठीक है। मान लीजिए वॉल आ गई सीटाडेल के सामने और यहाँ पर हो गया आपका लोअर टाउन।
The important buildings like Great Bath, Granary, Assembly Hall and workshops were located on the Citadel. Citadel में public buildings आती थी और जो important होती थी जैसे Great Bath, Granary, Assembly Hall और workshops. Lower town had the residential buildings where the people lived and worked. और लोअर टाउन में क्या चीज़ थी? लोअर टाउन में आम जनता आती थी और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी जहाँ पर लोग रहते थे और काम करते थे. ठीक है, पहला फीचर ये हो गया. दूसरा फीचर है द मेन स्ट्रीट्स फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो मेन गलियां होती थी ना उनमें ग्रिड पैटर्न था जो नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट रन करती थी. ठीक. द हाउसेज एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वर राउंडेड टू अलाउ कार्स टू पास इजीली. जैसे ये गली है, अब यहाँ पर ये टर्न है. ठीक है, तो ये गली में गोलाई आती थी यहाँ पर किनारे पर. ठीक है, हाउसेस को भी कैसे बनाया जाता था? कॉर्नर पे से कर्व्ड उसमें बनाया जाता था. ठीक है, राउंड उसमें बनाया जाता ताकि जो कार्ट्स हैं, जो बैलगाड़ी वगैरह आ रही है, वो इजीली पास हो जाए. हाउस ड्रेन्स एम्पटीड ऑल वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स. जो हाउस ड्रेन थे ना, हाउस का जितना भी गंदा पानी वगैरह होता है घरों का, वो सब वेस्ट वाटर में जाता था स्ट्रीट ड्रेन्स के थ्रू. स्ट्रीट्स क्रॉस द मेन रोड एट राइट एंगल्स. जो स्ट्रीट थी ना वो रोड को क्रॉस करती थी राइट एंगल पे, यानी कि जैसे ये स्ट्रीट आ रही है तो ये रोड आ गई यहाँ पर और ये राइट एंगल्स बन गए. डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. इससे क्या होता था? पूरी जो शहर था वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक्स में कट हो जाता था. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं. इस टेबल में मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स बताए हुए हैं. क्या? बोथ आर लोकेटेड ऑन रिवर बैंक. दोनों रिवर बैंक्स पर लोकेटेड थे. मोहनजोदारो ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस एंड हड़प्पा ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर. ठीक, ऐसे जैसे ये नदी जा रही है इंडस, तो इंडस के राइट बैंक पर मोहनजोदारो है और लेफ्ट बैंक, रवि के लेफ्ट बैंक पर हड़प्पा है. बोथ मीजर्ड अबाउट 5 किलोमीटर इन सर्किट. दोनों का मीजर्स कितना था? 5 किलोमीटर का एरिया था. ग्राउंड प्लान्स इंक्लूडिंग लेआउट ऑफ स्ट्रीट्स, ब्लॉक्स ऑफ हाउसेज वर कॉमन टू बोथ द सिटीज. ग्राउंड प्लान्स जिनमें स्ट्रीट्स का लेआउट बनाया जाता था, हाउसेस जो है हाउसेस के ब्लॉक्स बनाए जाते थे, वो दोनों शहरों में देखने को मिले हैं. वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ग्रेनरीज दोनों ही शहरों में हैं. इंडोर प्लम्बिंग करी गई थी. ठीक है, पेव्ड बाथरूम्स थे, ब्रिक ड्रेन पाइप्स, नेटवर्क ऑफ ब्रिक लाइन सीवेज चैनल, ये सब दोनों शहरों में देखा गया है. तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स है बिटवीन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. अब ये आपको यहाँ पर ग्रेनरी दिखाई हुई है. अब यहाँ के घरों की बात करते हैं. घर कैसे बने हुए थे? अभी हमने शहर का देखा पूरे, अब हम घरों की बात करते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे हाउसेज के? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट प्लान ऑन अ हाई माउंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स. देयर फाउंडेशंस वर डीप. जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी जो लोअर टाउन में थी, उन्हें एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग बनाया जाता था और हाई माउंट पर यानी कि किसी ऊंचे टीले पर बनाया जाता था ताकि उन्हें फ्लड से बचाया जा सके. और उनकी जो नींव थी, जो उनके फाउंडेशंस थी उन घरों की, वो बहुत गहरी रखी जाती थी ताकि आसानी से किसी भी चीज़ से नुकसान घरों को ना हो. देयर वर वेरिएशंस इन द साइज ऑफ हाउसेज फ्रॉम सिंगल रूम टेनेमेंट्स टू बिगर हाउसेज विद कोर्टयार्ड्स अप टू 12 रूम्स, प्राइवेट वेल्स एंड टॉयलेट्स. घरों के साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिले. जैसे सिंगल रूम वाले घर भी थे और बड़े बड़े घर भी थे जिसमें आंगन भी होता था और 12 रूम भी होते थे, प्राइवेट कुएं और प्राइवेट टॉयलेट्स भी होते थे. ईच हाउस हैड कवर्ड ड्रेन्स कनेक्टेड विद स्ट्रीट ड्रेन्स. और हर एक घर का क्या होता था? ड्रेन्स होते थे, कवर्ड ड्रेन्स होते थे, उगड़े हुए नहीं होते थे, कवर्ड रहते थे और जो स्ट्रीट ड्रेन से जुड़े हुए रहते थे. द एंट्रेंसेज टू द हाउसेज वर फ्रॉम द नैरो लेन्स विच कट द स्ट्रीट्स एट राइट एंगल्स. हाउस में जो एंट्री करते थे तो वो नैरो लेन्स, कुछ पतली पतली गलियां होती थी, उनमें से हाउसेस के लिए एंट्री बनाई जाती थी और वो जो लेन्स होती थी वो राइट एंगल्स पर स्ट्रीट को कट करती थी. किचन वॉज प्लेस्ड इन अ शेल्टर्ड कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड. आंगन के शेल्टर्ड कॉर्नर में किचन को बनाया जाता था और ग्राउंड फ्लोर में कुछ स्टोर रूम्स और वेल चैम्बर्स होते थे, यानी कि स्टोरेज एरियाज बनाए जाते थे. हाउस वर मेड ऑफ ब्रिक एंड वुड. हाउसेज जो थे वो ब्रिक के और वुड के बने थे. ईच हाउस हैड डोर्स. हर घर में दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेटर्स होते थे. डोर्स एंड विंडोज ओपन ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स. जो डोर्स और विंडोज होते थे ना वो स्ट्रीट के साइड में ओपन होते थे, स्ट्रीट वाली साइड ओपन होते थे, ना कि मेन रोड पर. तो ये हाउसेस का स्ट्रक्चर था कि कैसे घर बनाए जाते थे, क्या क्या उसमें फीचर्स होते थे. अब आती है बात इनके मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, यानी कि किस किस बिल्डिंग्स की बात हुई थी यहाँ पर. कॉन्ट्रीब्यूशन of the Harappans to architectural design is evident from the following public buildings. हरप्पन्स ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जो भी अपना सहयोग दिया है टू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यानी कि जो भी उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं, वो कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़कर पता लगा सकते हैं कि उनका
क्या योगदान रहा। जैसे हमने ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। फिर ग्रेनरीज के बारे में, यानी कि जो अन्न घर होते थे इनके। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट सेवरल साइट्स। बहुत सारी जगह पर ग्रेनरीज देखने को मिली हैं, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन। इन जगहों पर अन्न घर देखने को मिले हैं। हाउएवर एट हड़प्पा, हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं, देयर वर 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज ईच। 2 रोज होती थी और एक रो में 6 ग्रेनरीज होती थी। टू द साउथ ऑफ द ग्रेनरीज एट हड़प्पा, हड़प्पा में ग्रेनरीज के साउथ पर क्या होता था, वर्किंग फ्लोर्स होते थे, विच कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्लिक प्लेटफॉर्म्स वर डिस्कवर्ड। और उन वर्किंग फ्लोर्स पर क्या होते थे, सर्कुलर ब्लिक प्लेटफॉर्म की रोज होती थी। ठीक है, इट इज बिलीव दैट दीज फ्लोर्स वर मेड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स। ये माना जाता था कि जो साउथ में सर्कुलर प्लेटफॉर्म देखा गया है, वहाँ पर ग्रेन्स की थ्रेशिंग करी जाती थी। थ्रेशिंग मतलब जो भी जो अनाज होता है उसमें जो घास फूस और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें साफ किया जाता था, बिकॉज व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स वर फाउंड इन दी क्रेविसेस ऑफ द फ्लोर्स। क्योंकि जो फ्लोर होता है वहाँ का, उसके किनारी पर, जैसे आप ग्रेनरीज में देख रहे हैं, यहाँ पर बार्ले और ग्रेन्स के व्हीट के क्या मिले हैं, पार्टिकल्स मिले हैं। 2 रूम्ड बैरक्स विच पॉसिबली अकोमोडेटेड लेबरर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट हड़प्पा। 2 रूम्स भी मिले हैं। ठीक है, वो ये माना जा रहा है कि लेबर्स के लिए होंगे, मजदूरों के लिए होंगे। कहाँ पर मिले, हड़प्पा में, वहीं ग्रेनरी के पास मिले हैं। लोकेशन ऑफ हड़प्पा नियर द रिवर रावी सजेस्ट दैट फूड ग्रेन्स वर ब्रॉट टू दिस प्लेस बाय बोट। अब हड़प्पा की जो लोकेशन है वो रवि रिवर के पास है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फूड ग्रेन्स जो थे वो यहाँ पर बोट के द्वारा लाए जाते थे। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स। और इससे ये जो ग्रेनरी थी, इसे किसी ऊंचे उठे एरिया पर बनाया जाता था ताकि इसे फ्लड से बचाया जा सके। आगे बोल रहे थे, ग्रेनरी हैड वेंटिलेशन टू प्रिवेंट ग्रेन्स फ्रॉम बिकमिंग माइल्ड वेट। ग्रेनरी में वेंटिलेशन भी होता था ताकि ग्रेन्स में जो मॉइस्चर बन जाता है उससे फिर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उस चीज़ से बचाने के लिए ग्रेनरी में क्या थे, वेंटिलेशन भी थे। तो ये मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की बात हो गई। अब हम इनके व्यापार के बारे में बात करते हैं, ट्रेड के बारे में बात करेंगे। द एलेबोरेट सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज, न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट्स एंड मीजर्स इन अ वाइड एरिया इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड। जो एलेबोरेट सोशल स्ट्रक्चर था और स्टैंडर्ड था लोगों के रहने का, उस ये चीज़ें देखकर हमें पता चलता है, ये चीज़ें कंफर्म कैसे हुई कि लोगों का रहना सहना अच्छा था। ग्रेनरीज मिली हमें, बहुत सारी सील्स भी मिली हैं, स्क्रिप्ट मिली हैं, वेट्स और मीजर्स मिले हैं बहुत सारे एरिया में, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनका ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा डेवलप था। देयर इज अबंडेंट एविडेंस दैट हड़प्पन ट्रेडेड नॉट ओनली विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विद मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया। बहुत सारे एविडेंसेस इस चीज़ के भी मिले हैं कि हड़प्पन्स जो थे उन्होंने इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया की भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ क्या किया है, ट्रेड किया है। तो हड़प्पन्स ने इंटरनल ट्रेड भी किया था और एक्सटर्नल ट्रेड भी किया था। इंटरनल ट्रेड में क्या था, हड़प्पन्स कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल एटसेट्रा विद इन द इंडस सिविलाइजेशन जोन। हड़प्पन्स ने ट्रेड जो किया था, स्टोन, मेटल, शेल, इन चीज़ों का जो ट्रेड किया था वो इंडस सिविलाइजेशन एरिया के अंडर ही किया था। इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉमन प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड इन ऑल द एरियाज। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कॉमन प्रोडक्ट्स हर एरिया में मिले हैं, इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ टाइप का ट्रेड हुआ था। ठीक है, जब एक ही चीज़ बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रही है तो हमें यही तो लगेगा कि हाँ ट्रेड हुआ है। दे हाउएवर डिड नॉट यूज़ मेटल मनी, लेकिन उनके टाइम पर मेटल मनी नहीं डेवलप हुआ था उस टाइम तक। जो आजकल हम कॉइन्स और रुपीज़ यूज़ करते हैं वो नहीं था, बट जो भी चीज़ होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू होती थी। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपको चावल चाहिए, ठीक, और आपके फ्रेंड के पास दाल है। आपके फ्रेंड को तो दाल चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोनों एक्सचेंज कर लोगे। एक्सचेंज कर लिया तो यही होता है आपका बार्टर सिस्टम। ठीक, यानी कि पैसे नहीं होते, उसमें सामान की अदला बदली हो जाती है। द सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर मेटलर्जी, प्रोड्यूसिंग टूल्स एंड वेपन्स एज वेल एज किचन वेयर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो शहर हैं जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मेटलर्जी के लिए, टूल्स प्रोड्यूस करने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए और साथ साथ किचन का सामान और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। Rice seems to have been imported to Punjab from Gujarat. Rice seems to have been imported to Punjab from Gujarat
ये भी देखा गया है कि राइस जो चावल होता है वो पंजाब में आया था, गुजरात से इम्पोर्ट हुआ था, ठीक है। लोथल एंड सुरकोतड़ा प्रोवाइडेड कॉटन फॉर द एक्सपेंडिंग टाउनशिप्स ऑफ मोहनजोदारो, हरप्पा, बनावली एटसेट्रा। लोथल और सुरकोतड़ा ने कॉटन प्रोवाइड किया था टाउनशिप्स को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। बालाकोट एंड चनुदाड़ो वर सेंटर्स फॉर बैंगल मेकिंग, बालाकोट और चनुदाड़ो में बैंगल्स बनाए जाते थे। लोथल एंड चनुदाड़ो वर सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड्स, और लोथल और चनुदाड़ो जो थे वो सेंटर्स थे बीड्स मैन्युफैक्चरिंग के। ये था आपका इंटरनल ट्रेड। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। बिसाइड्स इंटरनल ट्रेड के साथ साथ हरप्पन्स ऑल्सो हैड कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स विद देयर वेस्टर्न नाइबर्स। जो उनके वेस्टर्न नाइबर्स थे, जो वेस्टर्न एरिया में लोग रहते थे, उनके साथ भी उन्होंने ट्रेड किया था। लोथल, सुरकोतड़ा एंड बालाकोट वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स विच कैरीड ऑन ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड अदर वेस्टर्न एशियन सिटीज। क्या लोथल, सुरकोतड़ा और बालाकोट, इन तीनों ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स ने ट्रेड किया था मेसोपोटामिया और दूसरे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ। दे हैड ऑल्सो सेटअप अ ट्रेडिंग कॉलोनी इन नॉर्थन अफगानिस्तान। अपना एक ट्रेडिंग कॉलोनी उन्होंने सेटअप कर दी थी, कहाँ पर, नॉर्थन अफगानिस्तान में, जिससे उन्होंने ट्रेड किया सेंट्रल एशिया के साथ। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अबाउट 2350 BC ऑनवर्ड्स रेफर टू ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा विच वॉज द एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन। मेसोपोटामियन जो रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें 2350 BC से आगे तक के लिए क्या लिखा गया है कि उनके ट्रेड रिलेशंस थे मेलुहा के साथ। मेलुहा क्या है, ये इंडस एरियाज़ को मेसोपोटामियन जो हैं वो पहले मेलुहा बोलते थे, ठीक है। इंडस रिवर, इंडस एरिया तो हम लोग बोलते हैं, जो मेसोपोटामियंस थे वो क्या बोलते थे, मेलुहा बोलते थे। द मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर्स टू टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस कॉल्ड दिलमुन एंड मक्कन विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा। क्या बोल रहे हैं, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में दो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस लिखे हुए थे, दिलमन एंड मक्कन, जो मेसोपोटामियन और मेलुहा के बीच में थे, यानी कि मेसोपोटामिया और इंडस एरिया के बीच में ये दोनों ट्रेडिंग स्टेशंस लाई करते थे। दिलमुन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद बहराइन ऑन द पर्शियन गल्फ। दिलमुन जो है पर्शियन गल्फ के बहराइन एरिया में है। पॉसिबली द ट्रेड विद दीज कंट्रीज यूज टू बी कैरी आउट बाय सी। ये माना जाता है कि इन्हीं कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता था समुद्र के द्वारा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मेलुहा को वो लोग लैंड ऑफ सी फेयरर्स बोलते थे, यानी कि एक ऐसा एरिया बोलते थे इंडस को जहाँ पर वो लोग क्या करते थे, समुद्र से ट्रेड करते थे समुद्र के द्वारा। बिसाइड्स द डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स ऑल्सो इंडिकेट दिस। इसके अलावा शिप्स पर और बोट्स पर जो सील्स मिली है ना, उससे भी हमें पता चलता है कि उनका ट्रेड था किसके साथ, विद एशियन कंट्रीज एंड वेस्टर्न एरियाज। द हरप्पन मर्चेंट्स वर एक्सपोर्टिंग टू एंड इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वेस्टर्न सेंट्रल एशियन साइड्स। जो हरप्पन मर्चेंट्स थे वर एक्सपोर्टिंग टू, वो एक्सपोर्ट भी करते थे और सामान को लाते भी थे, कहाँ से, वेस्ट और सेंट्रल एशियन साइड से। गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम नॉर्थन कर्नाटका एंड अफगानिस्तान। गोल्ड कहाँ से आता था, नॉर्थ कर्नाटका और अफगानिस्तान से आता था। कॉपर राजस्थान और साउथ इंडिया, बलूचिस्तान एंड अरेबिया से। एंड लेड आता था ईस्ट या साउथ इंडिया से। तो ये था आपका ट्रेड रिलेशंस। इनके वेट्स एंड मीजर्स भी मिले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोन वेट्स जो आज जिसे जो कन्फेक्शनरी की शॉप पर होते हैं ना वेट्स, वो बहुत सारे स्टोन के वेट्स एक्सकेवेशंस में से मिले हैं। हरप्पन पीपल यूज्ड सेट्स ऑफ क्यूबिकल स्टोन वेट्स। क्यूबिकल शेप में उनके स्टोन वेट्स होते थे। बेसिक यूनिट कितनी होती थी उनकी, 16 होती थी, जो आज के ज़माने में 14 ग्राम्स के बराबर है। लार्जर वेट्स वर मल्टीपल्स ऑफ 16 के मल्टीपल्स में वेट आते थे 16, यानी कि 16 का जो टेबल होता है, जैसे 16, 32, 48, 64, इस तरीके से। स्मॉलर वंस वर ऑल फ्रैक्शंस ऑफ 16। जो स्मॉल्स होते थे वो 16 के फ्रैक्शन में आते थे। इनसे जो छोटे 16 से छोटे जो वेट होते थे वो फ्रैक्शन में आते थे इसके, ठीक। इसके बाद हम इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स वर फाउंड ऑन सील्स एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो। जो शिप्स, सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स वर फाउंड ऑन सील्स एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो। हरप्पा और मोहनजोदारो में सील्स पर बहुत शिप्स की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिली हैं। जैसे सील डिपिक्टिंग अ शिप, ये एक सील है जिस पर शिप दिखाया गया है। टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल पॉइंटिंग टू द यूज ऑफ शिप्स।
लोथल से एक टेराकोटा का बना हुआ एक शिप का मॉडल भी मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शिप्स भी वो लोग यूज़ करते थे। बोट्स वर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स टू सिटीज़। बोट्स का भी यूज़ किया जाता था ताकि सामान को प्रोडक्शन एरिया से, जहाँ यानी कि जिस शहर में बना है वहाँ से दूसरे शहरों में ले जाया जा सके। इनलैंड ट्रैवल के लिए देयर इज इनफ एविडेंस फ्रॉम टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट्स। इनलैंड ट्रैवल के लिए यानी कि अगर अपने ही कंट्री में ट्रैवल करना है तो टेराकोटा मॉडल्स भी मिले हैं बुलक कार्ट्स के बने हुए, सॉरी, टेराकोटा के बने हुए बुलक कार्ट्स भी देखने को मिले हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज मॉडल्स ऑफ कार्ट्स विद सीटेड ड्राइवर्स वर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम हरप्पा एंड चन्हुदारो। हरप्पा और चन्हुदारो से कार्ट्स के कुछ मॉडल्स कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए मिले हैं जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ है। कार्ट्स यूज्ड इन दोज डेज रिसेंबल द मॉडर्न इक्का यानी कि हॉर्स कार्ट। कार्ट्स जो है उस दिनों में जो दिखता था ना वो आज के हॉर्स कार्ट के जैसा दिखता है। ठीक है, ये है आपका टेराकोटा मॉडल ऑफ कार्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। पार्ट 4 होगा ये इस चैप्टर का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।